हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज मेरे साथ में जो गाड़ी है वो एक अव्वल दर्जे की गाड़ी है। वो अपने सेगमेंट में एक्चुअली में इस लेवल से फिट इन की गई है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लगे, इंटेलिजेंट हो जाए गाड़ी और जो है वो इंटरनेट को और भी ज़्यादा प्रमोट करे। इंटरनेट इनसाइड वाली टेक्नोलॉजी यानी कि कनेक्टेड कार फीचर्स वगैरह इन सब को प्रमोट करे और एडैस लेवल 2 के साथ में ये गाड़ी आ रही है। तो इस टाइम ये इस सेगमेंट में तो क्या अपने से 2 या 3 या 4 या 5 सेगमेंट ऊपर तक अगर मैं कहूँ तो ये स्मार्टेस्ट कार बन जाती है, क्योंकि एडैस लेवल 2 यहाँ पर आए थे। अभी जो है वो ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन कर चुकी है क्रॉस। अभी फिलहाल हम दोबारा से एस्टर की बात करते हैं। तो ये कम्पीट करती है दोस्तों अपने सेगमेंट में क्रेटा के साथ में, अपने सेगमेंट में करती है सेल्टॉस के साथ में और टाइगन और स्कॉडा की कुशाक जैसी गाड़ियों के साथ में। हालांकि ये सारी कनेक्टेड कार्स के साथ में आती हैं, बट उनके अंदर एडैस नहीं आता। क्रेटा की जो नई जनरेशन है, या मैं कहूँ कि नया फेसलिफ्ट जो आएगा hyundai का इंडिया में, उसमें ज़रूर आप एडैस देखोगे, बट वो लेवल 1 होगा कि लेवल 2 होगा ये देखने वाली बात होगी। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि महिंद्रा XUV700 में आने वाला जो एडैस फीचर है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। वो लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। तो दिस कम्स आउट टू बी अ बेटर प्रोडक्ट इन एनी सेगमेंट अगर हम ऑटोनॉमस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें। दोस्तों, हम लोग जो है वो काफ़ी हद तक जान चुके हैं एस्टर के बारे में। इसका रिव्यू जो है वो मैंने दिया था, बट मुझे आज जो है वो थोड़े टाइम के लिए मिली और मुझे लगा कि आज जो है वो रिव्यू शूट करना चाहिए। और 1500 से 2000 किलोमीटर के आसपास मैंने ये गाड़ी रन की है। उसके बाद में दोस्तों सारे प्रोज एंड कॉन्स मुझे इस गाड़ी के पता चल चुके हैं। तो जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से ये गाड़ी जो है वो एक अच्छा पैकेज बन जाती है। स्ट्रेट अवे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो इसकी हेडलाइट यूनिट पे। अब देखो, ये जो है वो हेडलाइट यूनिट है, इसके ऊपर जो है वो आपको डीआरएल यूनिट मिलती है और नीचे भी जो है वो यहाँ पर ज्वेल शेप जो है वो डीआरएल मिलते हैं। तो दो सेक्शन है केवल और केवल डीआरएल के। उधर आपको प्रोजेक्टर मिलती है, ये लो एंड हाई बीम दोनों देती है। मजे की बात ये है, जब आप इसको रात में चलाओगे ना, भाई साहब इतना मस्त थ्रो देता है ये हेडलाइट यूनिट की, मजा ही आ जाता है। और लिटरली रेड में भी ये काफी क्लासी लग रही है, बिल्कुल रेड वाइन जैसी लग रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ब्लैक कलर में, अमेजिंग लगती है भाई ये। बाय गॉड, मतलब मेरी फेवरेट कलर है इस गाड़ी का। कभी मुझे ये खरीदनी होगी तो मैं ज़रूर इसको ब्लैक में खरीदना चाहूँगा। बहुत सेक्सी लगती है यार। और ब्लैक आउट जो है वो हर जगह से किया हुआ है, जैसे कि आप आइए यहाँ पर पूरी हेडलाइट यूनिट देखो। नीचे भी अगर देखोगे तो डुअल सेक्शन, डुअल टोन जो है वो दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये क्रोम नहीं है, ये एक्चुअली मैट फिनिशिंग दी गई है। मैट फिनिश के साथ में आपको हल्का क्रोम प्लस मैट का जो है वो यहाँ पे टच देख सकते हो। यहाँ पर है वो चमत्कारी चीज़, यही है वो चमत्कारी चीज़ जो रडार ब्रेक असिस्ट वगैरह जो काफ़ी टाइम से हालांकि मार्केट में आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में इनका जो है वो इंपॉर्टेंस अभी हाल फिलहाल टाइम पर ही बढ़ा है। तो दिस इज़ रडार, यही जो है वो सिग्नल भेजता रहता है और वापस जो सिग्नल मिलता है इसको यहीं से कैच होता है। तो एनीवे, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके देखो, हेलोजन यूनिट ज़रूर है इसकी, फॉग लैम्प यूनिट, बाकी सब जो है वो एलईडीज़ ही हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको राइट प्रोफाइल में लेके चलूँ ना, तो दोस्तों यहाँ से आपको ये नज़र आएंगे 2 से 15 55 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स, बहुत अमेजिंग लगते हैं। अलॉय व्हील्स मुझे जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ मैकफर्सन स्ट्रट, और ये जो आपको चारों तरफ आती हुई प्लास्टिक की क्लैडिंग नजर आएगी ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है। हालांकि जो इसका कैमरा है वो 360 डिग्री कैमरे के साथ में आती है। तो किसी कॉम्प्लेक्स जगहों पर निकल रहे हो, क्लस्ट्रोफोबिक जगहों पर निकल रहे हो, तो ये आपको बहुत ईजिली जो है वो क्रॉस करने में काफ़ी हेल्पफुल ये एक्चुअली रहेगा। तो आपको जो है वो पता रहता है कि कहाँ पर मेरी गाड़ी जो है वो टच हो सकती है। आगे ज़रूर सेंसर्स मिसिंग है, तो यार सेंसर आगे होने बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे कैमरा तो पता चल जाता है, लेकिन सेंसर जो है ना बता देते हैं नीचे पड़ी हुई चीज़ों को। तो अभी हाल फिलहाल में जब मैं इसको लेके गया था, तो एक्चुअली एक छोटा सा हैंड पंप होता है ना, तो हैंड पंप का वो हैंड पंप वहाँ से उखाड़ दिया गया था गदर की तरह, और वहाँ से उखाड़ के कहीं और लगा दिया गया। तो उसका जो छोटा सा पार्ट था वहीं पे बचा रहा। अब वो नीचे जो है ना वो कैमरा में दिखाई नहीं दिया, और सेंसर भी एक्चुअली नहीं थे। अगर सेंसर होते तो ज़रूर वो इसमें आ जाता, तो मेरे टायर्स उसके ऊपर चढ़ गए थे। तो थोड़ा सा डैमेज तो नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं पर गाड़ी जो है वो नीचे वाले सेक्शन से हिट हुई है। तो सेंसर होना ज़रूर इंपॉर्टेंट था। ब्लैकआउट इसका ओवरवीएम किया गया है। एंड ये देखो, ये मस्त सी जो है वो एरोलाइन देख रहे हो आप, ये देखो ऐसे बढ़ते हुए और फिर छोटी हो रही है, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। विंडो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके, और ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ये फंक्शनेबल है, ये फालतू का शोबाजी के लिए नहीं दिया गया, बट क्योंकि ऊपर जो है वो सनरूफ दिया गया है, तो इस वजह से एक्चुअली मज़ा नहीं आता। सामान आप नहीं रख सकते हो क्योंकि पेनोरामिक सनरूफ है, और जहाँ पेनोरामिक सनरूफ आ जाता है तो ये वाले डिसएडवांटेजेस तो जुड़ ही जाते हैं। पीछे ज़रूर 3 सेंसर दिए गए हैं, ये कमाल के हैं। और जो इनके कैमरा है वो नीचे आपको नंबर प्लेट के ऊपर नज़र आएगा। देखो, कैमरा की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, बट ठीक है, वो काम कर देती है। और रात की अगर बात की जाए तो उसकी क्वालिटी कुछ खास एक्चुअली में है नहीं। अब बात की जाए MG एस्टर ZS
कि ZS की बैजिंग एक्चुअली इसमें इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट ZS के नाम पे जाना जाता है। MG ने जो है वो इसके बूट स्पेस की एक्चुअली कुछ ज़्यादा जानकारी दी नहीं है, बट आई एक्सपेक्टेड टू बी अबव 400 लीटर, 430-440 के आसपास होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो नेट पे प्रेजेंट है वो 475 कोई क्लेम करता है, कोई 470 क्लेम करता है, तो एक्चुअली में पता नहीं चलता। वहाँ पर आपको जो है वो ऑटोमेटिकली बूट लाइट ऑन होते हुए नजर आएगी। 60:40 में रेशियो में स्प्लिट है ये। एंड यहाँ पर आती है इसकी पार्शियल ट्रे, और यहाँ पर एक लीवर दिया गया है जिससे पकड़ के आप नीचे कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक बूट एक्चुअली में नहीं है इसके अंदर। ये बूट स्पेस मुझे काफ़ी सही लगी है, कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक आई नहीं। दोनों तरफ जो है वो अलग अलग कैविटीज़ भी दी गई है, और एक बड़ा सा ये पैनल दिया गया है ताकि सामान इसके ऊपर रखा जा सके और वो इधर से उधर स्किड हो तो ये बाउंड्री ना ख़राब करे। तो ये देखो यहाँ पर बाउंड्री आ जा रही है इसकी। अगेन बंद करते हैं इसको। बाय द वे मैं टूल किट के साथ साथ आपको स्पेयर व्हील भी दिखा देता हूँ। 215/60 रेडियल 16 इंचेस का है ये, लेकिन ये स्टील है सैडली। तो आप जब भी जो है वो आप इसको स्पेयर व्हील को यूज़ कर रहे हो तो स्पेयर व्हील के तौर पर ही यूज़ कर पाओगे, एक जेन्युइन टायर के तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। क्रोम फिनिशिंग इधर, क्रोम फिनिशिंग इधर, चारों तरफ जो है वो क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को नज़र आएगा। अब ये वाला जो एक्चुअली गाड़ी है वो है एक 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन, और ये प्रोड्यूस करती है तकरीबन 140 PS की पावर, और तकरीबन ये प्रोड्यूस करती है 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसको खोलते हैं यार ज़रा। तो यहाँ पर जो है वो मैटर कुछ अलग सा है क्योंकि ये काफ़ी हैवी सा हो गया। ऊपर इंसुलेशन दिया गया है, और ये देखो 1.3 टर्बो की बैजिंग, और कुछ इस तरीके का जो है वो आपको एयर पॉकेट देखने को नज़र आएगा। देखो एयर पॉकेट काफ़ी अच्छा खासा है। ये इंजन मुझे अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम मुझे तो महसूस होती हुई नज़र नहीं आई, बट इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और बात करेंगे। यहाँ पर अगर हाइड्रोलिक्स आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलिए दोस्तों, इन अंदर की चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहली नज़र जो है वो अंदर बैठती आपकी जाएगी इसके ऊपर। तो मैं गाड़ी को पहले एटलीस्ट इग्निशन मोड पे कर देता हूँ, ठीक है जी। और इधर अगर बात करें तो यहाँ पे फैब्रिक यूज़ की गई है, और साथ ही साथ लॉक अनलॉक और ये बटन काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। अंदर से बहुत अच्छी फील देती है यार। लेदरेट टच हो गया, इस तरफ भी देखो काफ़ी लेदरेट अपहॉल्स्ट्री जो है वो यूज़ की गई है। जिस तरीके का ये रेड वाइन कलर जो है वो यूज़ किया गया वो अमेजिंग है यार, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ से कर लेते हैं पहले गाड़ी को स्टार्ट। MG एस्टर में आता है ये स्टेयरिंग कंट्रोल, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हाथ जो है वो बड़े इजीली जो है वो यहाँ पे जाते हैं। इधर राइट साइड में भी अगर आप देखो तो दोनों तरफ जो है वो आप इजीली नज़र आएगा कि इजीली हाथ जाते हैं। और बनाया जिस तरीके से क्या है भाई साहब, क्लास एक नंबर। यहाँ पर भी लेदरेट टच दिया गया है तो मज़ा आता है इसको चलाते टाइम। यहाँ पर ज़रूर आप देखोगे कि फ्यूल गॉज दिया गया है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे स्पीडो मीटर, यहाँ पे टेकोमीटर, और यहाँ पे MG के जितने भी AI असिस्टेंट्स है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी प्रीमियम टच दिया गया है। ये रहा इसका पर्सनलाइज्ड AI। हेलो एस्टर, अलग अलग एक्सप्रेशंस देगा, मेरी तरफ देख रहा है। हेलो एस्टर, ये देखो मेरी तरफ घूम गया, ये हाय कर रहा है। सो आप इससे जोक सुन सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, विकीपीडिया यूज़ कर सकते हो। ये फेस्टिवल बुक पे आपको अपडेट करता रहेगा। सारी चीज़ें जो है तमाम चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये हेक्टर से ज़्यादा बेहतर है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो ठीक है, बट अप टू द मार्क नहीं है जैसा आप अक्सर क्रेटा में देखते हो, सेल्टॉस में देखते हो, उस लेवल का नहीं है। बट उसके नज़दीक आप ज़रूर कह सकते हो। हल्का सा लैग ज़रूर है इसके अंदर, स्पेशली जब आप जियो सावन यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा लैग नज़र आएगा, क्योंकि ये थोड़ा इंटरनेट इंस्पायर्ड भी है, तो थोड़ा सा तब ज़रूर आपको लैग नज़र आएगा। इधर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर भी दी गई है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा। तो कुछ इस तरीके का जो है वो इसका कैमरा है। थोड़ा सा ग्रेनी ज़रूर नज़र आता है, बट ठीक है, जिस लिहाज से इसको बनाया गया है, जिस वजह से बनाया गया है, वो अपना जॉब भी जो है वो फुलफ़िल करता है। अच्छा, मज़े की बात ये है, जैसे ही आप इसको जैसे पार्क मोड पे डाला, ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली इसके जो है वो हैंड ब्रेक्स यानी कि पार्किंग ब्रेक्स जो है वो एक्टिवेट हो गए होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में दी गई हैं। जैसे ही आप इसको ड्राइव मोड पे डालोगे ना, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा पार्क मोड, और उसको पता है कि अब आप चलने के लिए रेडी हो, इसीलिए आपने जो है वो ड्राइव मोड पे डाला है। दैट इज़ अमेजिंग फीचर, और ये जो है वो इरीटेटिंग नहीं है, जो अक्सर आप देखते हो और गाड़ियों में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स दिए होते हैं, वहाँ पर जो है वो आपको स्पेशली इसको फिर दबाकर हटाना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है। ऑटो होल्ड का स्विच जो है वो इधर दिया गया है। इधर भी अगर आप देखेंगे ORVM वगैरह के कंट्रोल जो है वो ऑफर किए गए हैं। IRVM ज़रूर यार, मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा MG से रिक्वेस्ट करूँगा कि IRVM को अगर आप ऑटोमेटिक रखते तो ज़रूर मज़ा आता। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा ये पेनोरामिक सनरूफ, बड़ा सा पेनोरामिक सनरूफ है, कोई दिक्कत इसमें भी नज़र नहीं आती दोस्तों।
इसको लेके चलते हैं दोस्तों एक ड्राइव पर, और मैं आपको ड्राइव पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक्चुअली मुझे 600-700 किलोमीटर चलाने के बाद ही पता चल गई थी। फिर जब मैंने 1500-2000 के आसपास गाड़ी चलाई सिटी और हाईवे पे, माइलेज से लेके परफॉर्मेंस, स्टेयरिंग, सस्पेंशन कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती चलेगी। और दोस्तों तो चलते हैं इसके एक ड्राइव रिव्यू पे और बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी जो एक्चुअली मैं महसूस कर रहा था। कुछ इस तरीके की फॉब है, लॉक अनलॉक और पीछे बूट की, और एमजी की जो है वो लोगो दिया हुआ है इसके ऊपर। ये फिनिशिंग जो है वो काफ़ी मज़ेदार लग रही है। पहले डालते हैं इसको ड्राइव मोड पे और लेके चलते हैं। बाय द वे गाइस, मैं आपको ट्रांसमिशन बताना भूल गया। ये 1.3 लीटर का जो इंजन है वो एक्चुअली मेटेड है एक 6 स्पीड डीसीटी यूनिट के साथ में, जो मस्त यूनिट है यार। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, और 6 स्पीड के हिसाब से जिस तरीके से बिहेव कर रही है मुझे काफ़ी रेस्पॉन्सिव लगी। आपको पता नहीं चलता किस टाइम पर जो है वो गियर शिफ्ट भी हो गए, और यू नेवर नो। जर्क्स तो बिल्कुल ना के बराबर है। थोड़ा सा लेफ्ट ले लेते हैं और आपको सस्पेंशन के बारे में बताता हूँ। देखो इसके सस्पेंशन जो है ना वो ट्विन किए गए हैं सिटी परफॉर्मेंस के हिसाब से। उस लिहाज से इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ठीक है, और जहाँ पर मुझे रफ रोड्स पे कवर करने हो तो मुझे हल्का सा ज़रूर अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कम करनी पड़ती है, बट ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट पैकेज। और सस्पेंशन के जिस लिहाज से बनाए गए हैं वो हाईवे पे स्टेबल रहते हैं यार। और ऑफ रोड अगर आप कर रहे हो, थोड़े बहुत ऊंचे नीचे जो है पॉट होल्स वगैरह अगर आ रहे हैं, जैसे खड्डे आ रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, तो इसमें पता भी नहीं चलता, आपको इफेक्ट नज़र भी नहीं आएगा कि जो सस्पेंशन जिस हिसाब से ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं वो बिल्कुल एडजस्ट कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पॉट होल, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट हैज़ बीन पुट इन। अब बात कर लेते हैं कि हाईवे पे सस्पेंशन कैसे बिहेव करते हैं। हाईवे पे भाई साहब ऐसे स्मूथ सस्पेंशन आए हैं, और एमजी को लिटरली मैं हेड्स ऑफ कहूंगा जिस हिसाब से इन्होंने सस्पेंशन ट्यून किए हैं। बाय द वे अगर सस्पेंशन की जब बात आती है ना, तो एमजी ने लिटरली हेक्टर में भी अच्छा काम किया है, उन्होंने ZS के साथ में भी बहुत अच्छा काम किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ग्लॉस्टर के साथ में बहुत अच्छा काम किया है। अब ऑब्वियसली ZS और एस्टर ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है, बट उनके सस्पेंशन के मैकेनिज्म सेम होगा, बट वो अलग अलग तरीके से ट्वीक किए जाएंगे, क्योंकि ZS जो है वो लोअर ग्राउंडेड है, वो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऑब्वियसली, और इस वजह से जो है वो आप को नज़र आएगा कि वो उसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफर एंड पर जो है वो ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा चाहती नहीं है गाड़ी और मांगती भी नहीं है। इनफैक्ट हाईवे पे तो वो इससे भी ज़्यादा स्टेबल रहती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एडवांटेज मिलता है, और लोअर बैटरी पैक का जो है वो एडवांटेज मिलता है। पूरा पैक जो है वो उसका नीचे बिछा हुआ है, जिस वजह से जो है वो आपको एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी जो है वो मिलती है। यहाँ पर भी स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम एक्चुअली में कोई आती नहीं है। अब ज़रा बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की। देखो इसका स्टेयरिंग का जो फीडबैक है वो काफ़ी सही है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा स्टेयरिंग फीडबैक के टाइम पर, और इसमें प्ले भी नहीं है। अगर आप हल्का सा भी देखोगे तो हल्का सा मूवमेंट पर ही आपको रियलाइज होगा कि अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर पा रही है। अब एसी की बात करूं अगर मैं, तो एसी एक चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, भाई क्या गजब का एसी है। 1 पॉइंट में मैं चलाता हूँ और 1 पॉइंट पर में ये काफ़ी हद तक कूल करके रखता है पूरे सिस्टम को। अब एसी के साथ में एक समस्या है, जो रियर के एसी के वेंट्स है ना दोस्तों, वो उसके पास में उन पर जो है वो आपके पास में कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर इसको फुल ब्लास्ट पे चला रहे हो तो पीछे वाला भी फुल ब्लास्ट पे चलेगा, अगर धीरे चला रहे हो तो पीछे वाला भी धीरे चलेगा। तो ये समस्या आ जाती है। तो वो लोग जो एक्चुअली पीछे में नहीं चाहते कि एसी मुझे नहीं यूज़ करना, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या आती हुई नजर आती है। बाय द वे ये इंजन जो है वो काफ़ी रिफाइंड है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अभी मैं चला रहा हूँ फिलहाल तकरीबन 1600 आरपीएम 1700 आरपीएम, इस पर तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है स्मूथ बटर स्मूथ इसका इंजन है। लेकिन हाँ, जब आप थोड़ा सा रेव करते हैं उसको 3500 आरपीएम के आसपास में, तो ट्रांसमिशन क्योंकि डीसीटी है उसकी वजह से आपको थोड़ी आवाज़ आती है, बट वो वोकल एक्चुअली में नहीं है, स्वीटर एंड पर ही जो है वो इस गाड़ी को रखा गया है यहाँ पे। ऑल टुगेदर इट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, मुझे कोई समस्या नहीं आई। मैंने जब इसे 1500 किलोमीटर के आसपास चलाया, मैं सिटी और हाईवे पे दोनों पे चला चुका हूँ। मैंने इससे हाईवे पे जो माइलेज निकाला है वो है 17 किलोमीटर पर लीटर का, एंड ये लिटरली ब्रिम टू ब्रिम माइलेज मैंने निकाला है। मैंने इसको काफ़ी टाइम तक जैसे आपको बताया कि चलाया। सिटी में ये इट हैज़ वेंट एज लो एज 9.5 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन उससे नीचे जो है वो ये नहीं गई है। तो सिटी की अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये 11 तो एटलीस्ट आपको देगी बहुत आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं जिस लिहाज से सिटी में चलाता हूँ मैं जानता हूँ 9.5 से नीचे नहीं गई है, और 11 के आसपास जो है वो ऊपर गई है। हाईवे पे अच्छा खासा निकालती है माइलेज, कोई समस्या नहीं आती। एडएस टेक्नोलॉजी इसकी अच्छी है, लेवल 2 के हिसाब से जो है वो आप कभी भी जैसे क्रूज कंट्रोल ऑन कर रहे हो या लेन असिस्ट ऑन कर रहे हो ना, तो आपको हाथ तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हर 5 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद में जैसे अगर आप हाथ हटाओगे
जाओगे तो आपको रिमाइंड करेगी कि यार प्लीज़ अपना हाथ जो है यहाँ पर रखो, क्योंकि वाइब्रेट भी जो है वो करती है उस हिसाब से, हल्का हल्का ऐसे ऐसे घूमते रहता है जब ये लेन असिस्ट इसका एक्टिवेट होता है। और एक चीज़ और है मज़े की बात ये है कि जब आप इसका एडैस एक्टिवेट करते हो, या एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में ज़्यादा कहना पसंद करूँगा उसको, वो जब आप एक्टिवेट करते हो तो जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे ना, उसके बाद में जैसे ये स्पीड पे पहुंच गई, मान लो फॉर एग्जांपल आपने 80 पे सेट किया हुआ है, 90 पे सेट किया हुआ है, तो उसके बाद जैसे आप पहुंच गई तो आप ब्रेक का इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि आगे जो गाड़ी है ना वो उसी हिसाब से ये जो है वो रुक जाएगी अपने पोजीशन पे, आपको डिटेक्ट कर लेगी। ऐसा कभी हुआ नहीं ऑल दो आगे वाली गाड़ी को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाई और उसने ब्रेक ना लगाए हो, तो काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करती रहती है। जस्ट इन केस अगर मशीन जो है वो फेल भी हो जाती है तो आपके पास में तकरीबन 70 मिलीमीटर का जो है वो डिस्टेंस रहता है आगे वाली गाड़ी से, तो आप ब्रेक बहुत ईजी लगा सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ उस टाइम ब्रेक ना लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे ना तो आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हाईवे पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये जो प्रैक्टिस है वो केवल और केवल आप हाईवे पे करना, और जैसे ही अगर आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई डीएक्टिवेट हो गया है तो फिर जो है वो फिर समस्या होती है, क्योंकि आपको दोबारा से सेट करना पड़ता है। तो आप क्या करो, उसको सेल्फ ब्रेक लेने दिया करो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत ही पीछे है यार, बहुत ही पीछे है, तो आप एक्सेलरेट कर सकते हो मीनवाइल, तो वो उस चीज़ को भी जो है वो ओवरलैप कर देती, कोई समस्या एक्चुअली में नहीं आती। सिटी के हिसाब से काफ़ी सही है यार, सस्पेंशन लिटरली काफ़ी अच्छे ट्वीक किए गए हैं, एंड ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट पैकेज, कोई भी समस्या नहीं आती। देखो अभी मैं और कॉम्प्लेक्स जगहों पर लेके जाता हूँ, क्योंकि सिटी में जो है ना वो आपको मैं जानता हूँ ज़्यादातर जो है वो गाड़ी सिटी में ही चलती है, और उस लिहाज से एक सिटी का जो है वो ड्राइव रिव्यू यहाँ पर बनता भी है। और सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगर व्यू की, तो अच्छा खासा व्यू है, क्योंकि आगे जो है ना वो आप देखेंगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड से आगे यानी कि बोनेट का जो पोर्शन है वहाँ पर आप इजीली देख पा रहे होंगे कि नज़र जा रही है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो वो लोग जो 5 फुट 10 इंच के आसपास हैं वो लोग एक्चुअली इजीली बोनेट को यहाँ पर देख पाएंगे, और लेफ्ट और राइट कॉर्नर से इजीली जो है वो मार्केट में से ये निकल सकती है। तो आपकी नज़र एक्चुअली सामने रहती है। ORVM और IRVM दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो इसका IRVM है ना वो एक्चुअली मैनुअल दिया गया है, आपको ऑटो IRVM या ऑटो डिमिंग IRVM एक्चुअली नहीं मिलता। इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है वो आपको ORVM जो है वो हीटेड देखने को नज़र आएगा। सो यस, अगर आप सिटी के हिसाब से ले रहे हो भाई कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल जा सकते हो उस गाड़ी के साथ में, मक्खन है एकदम। स्टीरियो के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, एक दो चीज़ें हैं जहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली में है, वहाँ पर अगर आप देखें तो MG एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेट्स लेके भी आती रहती है, जैसे कि उन्होंने हेक्टर में लेके आए, उन्होंने हेक्टर का जो है वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो कट डाउन भी किया। तो ये ऑल टुगेदर ठीक है, कोई प्रोडक्ट में मुझे तो कोई शिकायत नहीं नज़र आई। बाकी आप भी अपने इनपुट जो है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हो, और जल्दी से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।